नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंघराणा। लोकसभा चुनाव के दौरान आजम खान और जया प्रदा के बीच जुबानी जंग पूरे देश ने देखी। जया प्रदा भले लोकसभा चुनाव हार गई हो, लेकिन रामपुर के सियासी शोले अभी बाकी हैं, क्योंकि एक बार फिर न सिर्फ यूपी बल्कि पूरा देश देखने जा रहा है आजम खान और जया प्रदा के बीच सियासी रस्साकसी। रामपुर बनेगा बदलापुर। आजम से हार का बदला लेंगी जया प्रदा। आजम के गढ़ में जया की जय का प्लान। जैसे स्मृति ने अमेठी जीता, वैसे ही जया रामपुर जीतेंगी। जहां से आजम 9 बार विधायक बने। उस रामपुर में सेंध लगाएंगी जया प्रदा। रामपुर फतेह के लिए जया का प्लान तैयार। क्या रामपुर में उपचुनाव लड़ेंगी जया प्रदा? जया का मिशन रामपुर। अमेठी में स्मृति ईरानी की तर्ज पर अब जया प्रदा भी मिशन रामपुर में जुट गई हैं। लोकसभा चुनाव के परिणाम भले ही जया प्रदा के पक्ष में ना हो, लेकिन जया प्रदा लगातार रामपुर में अपनी पैठ जमाने की जी तोड़ कोशिश कर रही हैं। जया प्रदा घर घर जाकर संपर्क अभियान कर रही हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच समय बिता रही हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि उपचुनाव में आजम के गढ़ में सेंध लगाना आसान बात नहीं है। यूपी में होने वाले विधानसभा उपचुनावों में रामपुर में छिड़ने वाला है जबरदस्त घमासान। लोकसभा चुनाव में आजम खान और बीजेपी उम्मीदवार जया प्रदा के बीच जबरदस्त जंग देखने को मिली थी। जुबानी जंग से लेकर रणनीति का वार, साम दाम दंड भेद की इस लड़ाई में आजम खान ने जया प्रदा को मात दे दी थी। लेकिन अभी कहानी बाकी है। जया प्रदा ने अभी हार नहीं मानी है। जया प्रदा ने आजम खान के रामपुर के किले को फतेह करने का प्रण कर लिया है। आजम खान के सांसद बनने से रामपुर के विधायक की सीट खाली हो चुकी है। ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि जया प्रदा रामपुर से उपचुनाव लड़ सकती हैं। अगर ऐसा हुआ तो एक बार फिर समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान और जया प्रदा के बीच जोरदार टक्कर देखने को मिल सकती है, क्योंकि रामपुर से कोई भी प्रत्याशी समाजवादी पार्टी की ओर से चुनाव लड़े, लेकिन दांव पर आजम की प्रतिष्ठा होगी। आजम किसी कीमत पर अपने गढ़ में हारना नहीं चाहेंगे, लेकिन जया प्रदा के इरादे कुछ और ही हैं। जैसे स्मृति ईरानी ने कांग्रेस के अभेद के लिए अमेठी में जीत हासिल की, ठीक उसी तरह जया प्रदा रामपुर में आजम के किले को ध्वस्त करने का मन बना चुकी हैं। भले ही जया प्रदा लोकसभा का चुनाव हार गई हो, लेकिन उन्होंने रामपुर में जीत का प्लान तैयार कर लिया है और इसी के तहत लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद से जया प्रदा रामपुर के 5 दौरे कर चुकी हैं। वो एक बार फिर रामपुर दौरे पर हैं। जया रामपुर में कार्यकर्ताओं से मिल रही हैं, बूथ लेवल पर संपर्क अभियान शुरू कर चुकी हैं, घर घर जाकर संपर्क अभियान छेड़ चुकी हैं। जया प्रदा जानती हैं कि आजम खान की गढ़ रामपुर को फतेह करना आसान नहीं होगा। साल 2017 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जब बीजेपी की लहर चल रही थी, तब भी आजम खान अपने गढ़ बचाने में कामयाब रहे थे। उन्होंने खुद जीत तो हासिल की ही थी, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम भी स्वार विधानसभा सीट से जीत दर्ज करने में कामयाब रहे थे। लोकसभा चुनाव में आजम खान 1,09,000 वोटों से जया प्रदा को मात दे चुके हैं। ऐसे में जया प्रदा बिना वक्त गवाए अपने मिशन में जी जान से जुट गई हैं। रामपुर में करीब 52% आबादी मुस्लिम है, जो आजम खान का बड़ा वोट बैंक है। आजम के इस वोट बैंक में सेंध लगाना जया प्रदा के लिए बड़ी चुनौती होगी। साथ ही बीजेपी को अपना वोट बैंक भी एकजुट रखना होगा। विधानसभा उपचुनाव में इस बार कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। इसकी एक और बड़ी वजह है कि सपा और बसपा का गठबंधन टूट चुका है। दोनों अपने उम्मीदवार मैदान में उतारेंगी। कांग्रेस भी अगर अपने दम पर चुनाव लड़ती है तो वोटों का बंटना तय है। ऐसे में हर वोट हर बूथ की लड़ाई बेहद अहम साबित होगी। इसी को ध्यान में रखते हुए बीजेपी और जया प्रदा ने कमर कस ली है और मिशन रामपुर में जुट गई हैं। न्यूज़ 18 के लिए रामपुर से विशाल सक्सेना की रिपोर्ट।
वहीं चुनाव प्रचार के दौरान आजम खान और जयाप्रदा के बीच तनातनी का दौर जारी था। दोनों के बीच जुबानी जंग तेज हो गई थी। जहां आजम खान ने जयाप्रदा को नीचा दिखाने का एक भी मौका नहीं छोड़ा था, वहीं जयाप्रदा ने हर बयान पर जबरदस्त पलटवार किया था। देखिए ये रिपोर्ट। हम रामपुर में लेकर आए, रामपुर की गलियां, रामपुर की सड़कों की पहचान कराई। किसी का कांधा नहीं लगने दिया उसके शरीर से, आप गवाही दोगे। कांधा नहीं लगने दिया, छूने नहीं दिया, गंदी बात नहीं करने दी। आपने 10 साल अपना प्रतिनिधित्व कराया, मगर आप और मुझे क्या फर्क है? शाहबाद वालों, रामपुर वालों, उत्तर प्रदेश वालों, हिंदुस्तान वालों, उसकी असलियत समझने में आपको 17 बरस लगे। या मैं यहाँ से चले जाऊंगी, आप लोग सोच रहे हो कि मैं रामपुर छोड़ूंगी? अभी मैं डर के, मैं इसके टिप्पणी को मैं डर के मैं यहाँ से चली जाऊंगी? नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। लोकसभा चुनाव के दौरान रामपुर में आजम खान और जयाप्रदा की जुबानी जंग ने सीट के रण को दिलचस्प बना दिया था। पूरे देश की निगाहें रामपुर पर थी। कभी राजनीति में एक ही पार्टी में रहकर एक दूसरे को सहयोग करने वाले आजम खान और जयाप्रदा यहाँ आमने सामने जो थे। दोस्त से दुश्मन बने आजम खान और जयाप्रदा के तेवर कितने तल्ख हो गए थे, इसकी बानगी चुनाव प्रचार में साफ दिखी। एक तरफ आजम खान जयाप्रदा को नीचा दिखाने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहे थे, तो जयाप्रदा भी आजम खान की हर बात का जवाब बराबर दे रही थी। प्रदेश वालों, हिंदुस्तान वालों, उसकी असलियत समझने में आपको 17 बरस लगे। मैं 17 दिन में पहचान गया कि इनके नीचे का जो है वो खाकी रंग का है। आजम खान साहब को ये आदत है, आदत से मजबूर है ये। अगर ये नहीं करता है तो ये नई बात होगी, लेकिन बात ये है कि इसके स्तर किस तरह का गिर गया है कि ये संविधान को, लोकतंत्र के ऊपर दर्जा उड़ा रहे, कि ये कभी सुधरेगा नहीं है। कि मैं एक महिला को, हम लोग इसको रिपीट भी नहीं कर सकते, इसको वापस हम ये टिप्पणी किया करके हम मुंह से बोल भी नहीं सकते हैं। उस तरह की ज़बान इन्होंने इस्तेमाल किया है इस बार, तो मतलब हद पार कर दिया। अब मेरा क्षमता ख़त्म। अब मेरे लिए वो कभी भी भाई नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो हमारे लिए इतना दुश्मनी बना दिया। पता नहीं मैंने उनके लिए क्या किया है। मैंने ऐसे कौन सी बात कर दिया कि वो इस तरह की टिप्पणी कर रहा है, लेकिन उसके ऊपर FIR भी हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि ये जनता तक पहुंचा है और इसको छोड़ेंगे नहीं लोग। और मैं चाहती हूं कि इसका चुनाव, तो मतलब इसका चुनाव नहीं होना चाहिए, इसको चुनाव से इसको रद्द करना चाहिए। क्योंकि ये आदमी ऐसा है कि ये अगर चुनाव जीत गया तो लोकतंत्र क्या होगा? महिलाओं के समाज में महिलाओं के स्थान भी नहीं मिलेगा, महिलाओं की रक्षा नहीं है, तो हम जाएंगे कहाँ? क्या मैं मर जाऊं तब आप लोगों को तसल्ली होगा? या मैं यहाँ से चले जाऊंगी? आप लोग सोच रहे हो कि मैं रामपुर छोड़ूंगी? अभी मैं डर के, मैं इसके टिप्पणी को मैं डर के मैं यहाँ से चली जाऊंगी? नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। आजम खान के एक बयान से शुरू हुई जुबानी जंग चुनाव प्रचार के साथ साथ आगे बढ़ती गई। हर मंच, हर चौपाल में आजम खान जयाप्रदा को ही निशाना बनाते। वहीं जयाप्रदा इस जंग को अपने सम्मान की लड़ाई बनाने का एक भी मौका नहीं छोड़ रही थी। एक औरत बाहर से आके आपके घर का आपके लिए सेवा कर रही है, आपको भाई मानती है, लेकिन आप एक तरह अभद्र शब्द इस्तेमाल करके इसको मैं दोहराते भी नहीं बोल सकती। ये बहन के खून के आंसू आपको यही अभिशाप है। आजम आपने यही चुनाव में दे रही हो। मैं रामपुर छोड़ के नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। मैं रामपुर में रह के आपको सबक सिखाऊंगी। जयाप्रदा ने आजम खान के अपमान से खुद को संभाला ही था कि आजम खान के बेटे ने भी जयाप्रदा पर अभद्र टिप्पणी कर इस जुबानी जंग को और धार दे दी। तो आपके एक साहब ने अली और बजरंग बली का झगड़ा करा दिया। मैं कहना चाहता हूं आपसे, अली भी हमारे, बजरंग बली भी हमारे, अली भी हमारे, बजरंग बली भी हमारे। हमें अली भी चाहिए, बजरंग बली भी चाहिए, लेकिन अनारकली नहीं चाहिए।
चाहिए, लेकिन अनारकली हमें नहीं चाहिए। उधर रामपुर में जयप्रदा के अपमान से बीजेपी समेत पूरा देश तिलमिला गया। हर वर्ग महिलाओं के सम्मान की बात करने लगा। बीजेपी नेताओं ने तो समाजवादी पार्टी के आला कमान से कार्रवाई तक की मांग कर दी। आजम खां का बयान अत्यंत शर्मनाक है, घटिया सोच को प्रदर्शित करता है। समाजवादी पार्टी के बारे में जो आम जन की धारणा है, उस धारणा का एक और उदाहरण प्रस्तुत करता है। जिस जयप्रदा को अपना सम्मान बताकर आजम खान 2004 में चुनाव लड़वा रहे थे, उन्हीं जयप्रदा पर आजम खान लगातार भद्दी टिप्पणियां करते रहे। 2019 के रण में तो आजम खान ने ऐसी हदें पार कर दी थी कि चुनाव आयोग को आजम खान पर 72 घंटे का बैन लगाना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब जयाप्रदा का मिशन रामपुर तैयार है। अगर जयाप्रदा रामपुर से विधानसभा उपचुनाव लड़ती हैं तो रामपुर का गढ़ फतह करने के लिए उनका सबसे बड़ा अस्त्र होगा विकास। हम आपको दिखाते हैं मिशन रामपुर के लिए जयाप्रदा ने क्या रणनीति तैयार की है। हम चुनाव हारे हैं लेकिन हिम्मत नहीं हारे, ये कहना है जयाप्रदा का। साफ है जयाप्रदा ने रामपुर फतह करने का बीड़ा उठा लिया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि वो कौन सा अस्त्र होगा जिसके जरिए जयाप्रदा आजम खान की ध्रुवीकरण की सियासत का तोड़ निकालेंगी। तो जवाब है विकास का अस्त्र। जयाप्रदा अपने हर रामपुर दौरे में विकास का मुद्दा उठा रही हैं। सड़क, पानी, बिजली के मुद्दे पर आजम खान पर निशाना साध रही हैं। जया का आरोप है कि आजम खान 9 बार रामपुर से विधायक रहे, लेकिन उन्होंने रामपुर के विकास के लिए कुछ नहीं किया। यानी रामपुर से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी कोई भी हो, जया के निशाने पर होंगे आजम खान, क्योंकि रामपुर जीतना है तो आजम खान को मात देना जरूरी है। बीजेपी में आने से पहले जयाप्रदा समाजवादी पार्टी में आजम खान के साथ काम कर चुकी हैं, लिहाजा वो उनके सियासी दांवपेच से अच्छी तरह वाकिफ हैं। उन्हें राजनीति का खासा अनुभव भी है। जयाप्रदा को सन 1994 में एनटी रामराव ने तेलुगु देशम पार्टी में शामिल किया। बाद में जयाप्रदा चंद्रबाबू नायडू वाली गुट में शामिल हो गई। 1996 में वे राज्यसभा के लिए मनोनीत की गई, लेकिन चंद्रबाबू नायडू से उनके मतभेद हो गए। उन्होंने टीडीपी छोड़कर समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली। 2004 के आम चुनावों के दौरान रामपुर से लोकसभा पहुंची। जयाप्रदा 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई थी। और इस मुद्दे पर बात करने के लिए रुख करते हैं अपने कंसल्टिंग एडिटर अजय वत्स का, जो कि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, अब जयाप्रदा मिशन रामपुर पर निकल पड़ी हैं और जिस तरह से स्मृति ईरानी ने अमेठी में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, कुछ उसी तर्ज पर जयाप्रदा रामपुर जीतने की तैयारी कर रही हैं। बिल्कुल मोनिका, ये रामपुर की जंग बड़ी ही दिलचस्प है। जितना ये सियासी है उतना ही अदावत देखे तो यहाँ पर उतना ही पर्सनल सा हो गया है ये। और इसीलिए जयाप्रदा ने जैसा ऐलान किया था, आप जो रिपोर्ट दिखा रही थी उसमें, कि मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। और ये स्मृति ईरानी का आपने जिक्र किया तो उन्होंने साबित किया है कि कोई भी गढ़ अपराजयी नहीं है। तमाम समीकरणों को आपने दिखाया है। क्या होगा और क्या यहाँ चल रहा है यहाँ की फिजा में। विशाल सक्सेना हमारे संवाददाता भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, क्या आपको लग रहा है यहाँ पर कि जिस तरह से लगातार बार बार दौरा चल रहा है जयाप्रदा का, वो यहाँ पर जाकर के जो कर रही हैं, चुनौती देंगी गढ़ में सदर सीट पर? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जयप्रदा और आजम खान का पुराना एक जंग रही है, जिसमें दोनों ही एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप जो है लगाते रहे हैं। अब जब से ये 2019 का लोकसभा चुनाव जयप्रदा हारी है, तब से वो लगातार कम से कम 6 से 7 बार जो है इस समय जो है रामपुर आ चुकी है, रामपुर के दौरे कर चुकी है, पार्टी के कार्यक्रमों में भाग ले चुकी है, निजी कार्यक्रमों में भाग ले चुकी है, कई जगह चीफ गेस्ट भी बन चुकी हैं, लोगों से मिल रही है, बच्चों को स्कूलों में जाके पढ़ा रही है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए कि एक तरह से आजम खां को चुनौती देने के लिए, आपने कट्टर जो इनके विरोधी हैं आजम खां, उनको चुनौती देने के लिए रामपुर बराबर आ रही है। और देखा जाए लोकसभा चुनाव जो आजम खां जीते हैं, तो शहर विधानसभा से उन्होंने अपना इस्तीफा देकर के विधायकी के पद से वो खाली हुआ है। अब शहर विधानसभा पे उस चुनाव होना है, तो उस चुनाव में जो है ये कहीं ना कहीं आजम खां का जो गढ़ माना जाता है शहर विधानसभा, 9 बार वो यहाँ से चुनाव विधायक रहे हैं लगातार, तो कहीं ना कहीं जो आजम खां का गढ़ है, उस गढ़ में वो सेल लगाना चाहते हैं। जी
तो लगता है आपको कि टक्कर यहां पर दे सकती हैं और टक्कर दे भी सकती हैं, टक्कर हो भी सकती है, क्योंकि जो हालात हैं वो अब बदले बदले से हैं यहां पर। उसके समीकरण क्या होंगे, कैसे होंगे, ये कभी आपको आगे बताएंगे, लेकिन ये यूं ही टक्कर नहीं है, ये चुनौती यूं ही नहीं है। बहुत कुछ सोच समझ कर ये चुनौती दे रही है जयप्रदा, ललकारती नजर आ रही है आजम खां को उन्हीं के गढ़ में फिर से एक बार तैयारी में नजर आ रहे हैं। देखिए क्या होगा आगे। मोनिका। बिल्कुल अजय, और जिस तरह से पूरी कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरह से रामपुर की ये जंग जीत ली जाए, इसका कितना असर होता है, क्या स्ट्रैटेजी अपनाई जाती है, इन तमाम चीज़ों को देखना होगा। फिलहाल तो जयप्रदा पूरा फोकस कर रही हैं रामपुर पे, यहाँ पर तमाम लोगों के बीच जाकर अपनी बात रख रही हैं और बार बार आजम खान को वो चुनौती दे रही हैं कि वो आगे भी जनता के साथ जुड़ी रहेंगी, किसी भी हाल में जनता का साथ नहीं छोड़ेंगी। और फिलहाल आपको बता दें कि जिस तरह से स्मृति ईरानी ने अमेठी में जीत दर्ज की, उसी तरह से जयप्रदा यहाँ भी रामपुर में वही करिश्मा करना चाहती हैं। और आजम खान को टक्कर देना कोई आसान बात नहीं है। वोट बैंक की अगर बात की जाए तब भी मुकाबला काफ़ी दिलचस्प हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद जयप्रदा अपनी पूरी ताकत के साथ जनता के बीच जाकर अपनी बात रख रही हैं और जनता से जुड़े रहने का दावा कर रही हैं। आगे बढ़ते हैं, अगली बड़ी खबर की बात करते हैं। बरेली से बीजेपी विधायक राजेश मिश्रा पर खुद उनकी बेटी साक्षी ने धमकाने और परेशान करने का आरोप लगाया है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में साक्षी ने कहा है कि उसने एक दलित युवक अजितेश कुमार से लव मैरिज की है, इसलिए उसके पिता राजेश मिश्रा और उनके समर्थक उसके पीछे पड़े हुए हैं। साक्षी ने पूरे मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुरक्षा के लिए याचिका दाखिल की है। सुरक्षा कारणों से पति और पत्नी न्यायालय के सामने पेश नहीं हो सके, जिस पर अब 15 जुलाई को सुनवाई होगी। वहीं अब साक्षी के पिता और बीजेपी विधायक राजेश कुमार मिश्रा ने एक प्रेस नोट जारी कर आरोपों को गलत बता दिया है। राजेश कुमार का कहना है कि मेरे खिलाफ जो बातें चल रही हैं वो गलत है। मेरी बेटी बालिग है, उसको निर्णय लेने का अधिकार है। मैंने किसी को जान से मारने की धमकी नहीं दी है, ना ही मेरे किसी आदमी ने ऐसी धमकी दी है। मैं और मेरा परिवार अपने काम में व्यस्त हैं। मैं अपने विधानसभा क्षेत्र में जनता का कार्य कर रहा हूं, अपनी पार्टी बीजेपी का सदस्यता अभियान चला रहा हूं। मेरी तरफ से किसी को खतरा नहीं है। मुझे उसमें कुछ कहना नहीं है, और मीडिया में जो मेरे खिलाफ चल रहा है वो सब गलत है। बेटी बालिग है, उसको निर्णय लेने का अधिकार है। ना हमने उसे कोई फ़ोन किया, ना हमने उसे कोई धमकी दी, ना हमारे परिवार किसी व्यक्ति ने दी, ना हमारे किसी आदमी ने दी। और हम लोग अपने काम में व्यस्त हैं। भारतीय जनता पार्टी सदस्यता अभियान चल रहा है, उसमें जा रहे हैं। जो गरीब कन्याओं की शादी हो रही है उसमें जा रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं। बाकी मुझे इससे कुछ नहीं कहना। वो जहाँ भी हैं वो खुश रहें, बालिग हैं, उनको निर्णय लेने का अधिकार है भाई। वहीं इस पूरे मामले को लेकर न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर भी हो गया है। बरेली एसएसपी ने साक्षी मिश्रा को सुरक्षा का भरोसा दिया है। नवदंपति की लोकेशन मिलते ही सुरक्षा मुहैया करवाई जाएगी। बाहरी जनपदों में संपर्क कर फोर्स भेजने के भी निर्देश दिए गए हैं। विधायक की बेटी के पति के घर पुलिस पिकेट भी लगाई गई है। नवदंपति को डरने की कोई जरूरत नहीं, ये आश्वासन एसएसपी दे रहे हैं। बरेली पुलिस उनकी सुरक्षा करेगी, ये एसएसपी मुनिराज ने कहा है। सोशल मीडिया की मदद से हम लोग भी जानकारी में आया, तो एक लड़का लड़की दोनों ने हमको सुरक्षा, हमारे पापा से खतरा इस तरह उन्होंने वायरल किया है। और हमने उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जो हमसे लिखित एप्लीकेशन मांगेगी, हमको उनका जान का खतरा बोला, हम 100% उनका सुरक्षित दिलवाएंगे। अभी हम लोग भी उनका तलाश रहा है, वो हमारे सामने वो नहीं आया। क्या वो सोशल मीडिया के माध्यम से उन्होंने हमसे सिक्योरिटी मांगा है, मैं 100% उनको सिक्योरिटी देंगे। हम उसके लिए हम तैयार है। और हमारा फोर्स जो लड़का शादी किया उसके घर पर भी हमने पिकेट लगाया, उसके घर पे भी हम प्रोटेक्शन दे रहा हूँ। और आगे हम कार्रवाई करेंगे, जो विधिक कार्य हो वो आगे करेंगे। और इस बड़े मुद्दे पर बात करने के लिए भी हमारे साथ हमारे कंसल्टिंग एडिटर अजय वत्स जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। अजय, भले ही विधायक ये कहे कि डरने की जरूरत नहीं, पुलिस ये आश्वासन दे कि सुरक्षा मुहैया करवाई जाएगी, लोकेशन मिलते ही डरने की जरूरत नहीं, लेकिन डर है। और यही वजह है कि अब तक साक्षी और उनके पति दोनों सामने नहीं आए हैं। आपने जो सवाल किया है मोनिका, यही बात मेरे भी जहन में चल रही थी। हाँ।
कि एसएसपी आके कह रहे हैं कि डरने की जरूरत नहीं है, पूरी सुरक्षा दी जाएगी संपर्क होते ही। लेकिन कैसे भरोसा करें जिसका पिता विधायक हो, जिस पिता को सांसद मदद कर रहे हो, जैसा खुद साक्षी ने अपने वीडियो में बताया है, जिस पिता ने, जैसा कि साक्षी ने खुद बताया है कि कई लोगों को लगा रखा हो, जान से मारने की कोशिश हो रही हो, ऐसा साक्षी को डर है। वो किस पर भरोसा करे, किसके सामने जाए? इतने दिनों से यह मामला चला आ रहा था, लगातार वो भाग रही है, लेकिन कोई नहीं सुन पा रहा था। जब मीडिया में बात आई है, जब उसने वीडियो जारी किया है, जब ये बातें सारी खुलकर सामने आई है और मीडिया स्टोरी बनी है, तब पिता सामने आते हैं और एक प्रेस नोट जारी करते हैं। और वो प्रेस नोट एक पिता का नहीं है, बल्कि लग रहा है कि एक प्रतिवादी का है, जो अपने बचाव में एक दलील सामने रख रहा है, कानूनी बात कर रहा है, बालिग होने की बात कह रहा है। यह कतई नहीं कह रहा है कि वो मेरी बेटी है, एक संवेदना बेटी के प्रति जो होनी चाहिए वो कहीं नजर नहीं आ रही है। तो ये ऐसे में डरना जरूरी है साक्षी के लिए इस वक्त। उसकी जान को अगर खतरा लग रहा है उसे, तो इस पर जरूर नजर रखने की जरूरत होगी। सर्वेश अब जुड़े हुए हैं प्रयागराज से। सर्वेश, आज जो सुनवाई हुई, अब मुझे थोड़ी हैरानी हो रही है जितनी खबर अब तक पहुंच पाई है कि कोर्ट ने सुरक्षा मुहैया कराने का अंतरिम आदेश नहीं दिया। पक्षकार तो बनाया है उसके पिता को, एसएसपी को, राज्य सरकार को, सीओ बरेली कैंट को, लेकिन क्या सुरक्षा मुहैया कराने के निर्देश नहीं दिए गए? देखिए, आज सुरक्षा कारणों से साक्षी की और उनके पति अजिताभ की पेशी नहीं हो सकी थी और इस पूरे मामले में जो है कोर्ट ने कोई अभी अंतरिम आदेश नहीं दिया है और कोर्ट ने 15 जुलाई की यानी सोमवार को अगली तारीख लगा दी है और इस मामले में अब सोमवार को कोर्ट सुनवाई करेगी और हो सकता है कि उस दिन साक्षी और उनके पति की पेशी भी हो। तो कोर्ट ने इसमें कोई अंतरिम आदेश नहीं दिया है और इस मामले को फिलहाल होल्ड पे कह सकते हैं कि रखा गया और 15 जुलाई को ही कोर्ट सुनवाई के बाद इसमें कोई आदेश पारित कर सकती है। तब तक साक्षी और उनके पति कहां हैं ये किसी को मालूम नहीं है। और जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि राजेश मिश्रा जो कि साक्षी के पिता हैं और भाजपा के विधायक हैं, उन्होंने अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि साक्षी बालिग है, वो कोई भी निर्णय ले सकती है। लेकिन जैसा कि अभी आपने भी कहा कि ये उनका एक बयान है, राजनीतिक बयान हो सकता है, मुख्यमंत्री के दबाव में हो सकता है, चूंकि वो सत्ता पक्ष के विधायक है तो वो एक सफाई पेश कर रहे हैं। लेकिन निश्चित तौर पर इस पूरे घटनाक्रम से जिस तरह से कोहराम मचा हुआ है, साक्षी और उनके पति दोनों डरे हुए हैं और उनकी लोकेशन अभी पुलिस को भी नहीं पता है। जी, तो वकील ने क्या पक्ष रखा साक्षी की तरफ से, साक्षी के वकील ने? क्योंकि ये बड़ा जरूरी है समझना। वो सामने नहीं आ पा रहे डर के मारे कि कहीं उनकी जगह का पता नहीं चला और उनके पीछे जितने लोग लगे हुए हैं, जैसा साक्षी ने खुद वीडियो में बताया है, तो न जाने कब उनकी हत्या हो जाए, ये डर है साक्षी को। वकील ने क्या पक्ष रखा, क्या गुहार लगाई कोर्ट से? देखिए, आज इलाहाबाद हाईकोर्ट के कोर्ट नंबर 3 में जस्टिस वाईके श्रीवास्तव की एकल पीठ में इस मामले की सुनवाई हुई और वकील ने साक्षी की ओर से जो याचिका में प्रेयर की गई थी और जो आरोप अपने पिता, अपने भाई और अपने परिजनों पर लगाए गए थे, उसके बारे में कोर्ट को अवगत कराया। इसके साथ ही साथ पूरा क्या मामला है इससे कोर्ट को अवगत करा दिया है उनके वकील ने और इनमें जिनको पक्षकार बनाया है उसकी जानकारी दे दी है वकील ने। और कोर्ट ने इस पूरे मामले को सुनने के बाद, चूंकि याची साक्षी और उनके पति दोनों हैं, दोनों कोर्ट में मौजूद नहीं थे, लिहाजा कोर्ट ने अगली तारीख तय करते हुए 15 जुलाई को यह कहा है कि 15 जुलाई को दोनों पेश हों, तब इस मामले की सुनवाई हो। उनके वकील ने यह भी कहा है कि सुरक्षा कारणों से आज हम उनको यहाँ पर पेश नहीं कर सके हैं, इसलिए अब उनको 15 जुलाई को पेश करने को कोर्ट ने कहा है। जी, तो अब ये देखना होगा कि क्या होता है 15 तक में कौन कौन सी बातें सामने आती हैं और क्या महफूज रह पाता है ये युग। मोनिका? बिल्कुल अजय, अब देखना यह भी होगा कि अब जो सुरक्षा के दावे किए जा रहे हैं कि खुद को सुरक्षित समझे साक्षी और उनके पति, वो दोनों खुद को कितना सुरक्षित महसूस कर पाते हैं, क्योंकि फिलहाल वो अब तक सामने नहीं आए, उन्हें इतना ज्यादा डर सता रहा है। इस बड़ी खबर के साथ ही दीजिए इजाजत, नमस्कार।